सो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया है। आपका दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया होगा। तो वेलकम है सबका इस अमेजिंग सेशन के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आऊँगा रिगार्डिंग केमिस्ट्री और रिगार्डिंग योर स्टडीज़ से लेकर। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक 95 प्लस मार्क्स लाना हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है जब एक स्टूडेंट अपने 12th क्लास में आता है और जब एक स्टूडेंट बोर्ड फेस करता है बच्चों, है ना। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट बच्चों। और इस सब्जेक्ट में आप आराम से, है ना, आप आराम से, सही कह रहा हूं बच्चों, बहुत आराम से 90 प्लस और 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और प्रीवियस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे उत्कर्ष से ही पढ़कर 95 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। तो बच्चों, क्या उन बच्चों की स्ट्रेटजी थी, है ना, जो बच्चे 95 प्लस मार्क्स लाए हैं? ऐसा नहीं है बच्चों कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम था। दुनिया में सबको 24 आवर्स ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ज्यादा टाइम मिल गया तो उन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई कर ली। आपको भी अगर 24 आवर्स मिले हैं तो उन बच्चों को जो 90 प्लस और 95 प्लस मार्क्स लाए हैं उनको भी 24 आवर्स ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई, और ऐसा भी नहीं कि उनके लिए आसान सिलेबस था और आप लोगों के लिए हार्ड सिलेबस है। आप लोगों के लिए भी वही सिलेबस है जो उन लोगों के लिए सिलेबस है ना। तो बच्चों, ऐसा क्या है उन बच्चों के अंदर जो प्रीवियस ईयर 95 प्लस मार्क्स लाए हैं केमिस्ट्री में, आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आप भी 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत शानदार साबित होगा। और अगर आप किसी दोस्त यार को जानते हैं जो 95 प्लस मार्क्स लाना चाहता है केमिस्ट्री के अंदर, है ना, तो बच्चों उसको भी ये वीडियो प्लीज शेयर करिए, है ना, ताकि ज्यादा बच्चों तक ये अवेयरनेस पहुंच नहीं पाए, ज्यादा बच्चों को पता चलने पाए कि 95 प्लस मार्क्स कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, एक नॉर्मल बात है और हम भी ये ला सकते हैं 95 प्लस मार्क्स। तो स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि 95 प्लस मार्क्स आज लाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑनलाइन पढ़ाकर समझी है कि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, है ना, और मोस्ट ऑफ द बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे डमी हैं उनके लिए अलग केस है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, वो लोग आराम से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं साथ साथ में, तो बच्चों बहुत एक बड़ा रूल आता है कि यार स्कूल हम जाते हैं अक्षय सर, तो हम कैसे फिर 95 प्लस मार्क्स लेकर आए, है ना, कैसे हम 95 प्लस मार्क्स लेकर आए। तो बच्चों इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर आप स्कूल जाते हैं और आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो बच्चों आपको फॉलो करना पड़ेगा 1.5 रूल। कौन सा रूल फॉलो करने पड़ेगा बच्चों? 1.5 रूल, है ना। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं कि यार आपके पास में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है PCM, ठीक है। आपको एक दिन, मैं तो कह रहा हूं एक दिन सिर्फ, ठीक है, केमिस्ट्री जो है उसको 1.5 आवर्स देना है, ठीक है, 1.5 आवर देना है। और 1.5 आवर आप अपने किसी दूसरे सब्जेक्ट को दे दीजिए। अगर 1.5 घंटा भी तुम रेगुलर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बच्चों विश्वास मान, और मैं क्या कह रहा हूं, रेगुलर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो विश्वास मान के चलिए बच्चों, वो दिन दूर नहीं है जब तुम 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो केमिस्ट्री में। अब इस 1.5 घंटे में क्या करना है? बहुत सारे बच्चे इस 1.5 घंटे में होमवर्क करने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी और स्टडी के बीच में, है ना, ये डिफरेंशिएट करना ही भूल जाते हैं कि सेल्फ स्टडी से मार्क्स आते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अगर आप स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो वो सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होता बच्चों। आपको सेल्फ स्टडी 1.5 आवर्स करनी है डेली। अब इस 1.5 आवर की स्टडी में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो भी नोट्स लिखाए जाते हैं उनसे गो थ्रू होना है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनसे गो थ्रू होना है। फिर उसके बाद में हमें जो भी गाइड्स बताई जाती है या हमारे उत्कर्ष ऐप में क्वेश्चंस भी अपलोड होते हैं, उन क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, उन क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो कौन से बच्चों? क्लास वाले जो फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। और ये क्वेश्चंस बच्चों कौन से हैं आपके? जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं किसी गाइड से, किसी रेफरेंस बुक से, या फिर हमारे उत्कर्ष ऐप में जितने भी क्वेश्चंस अपलोड हैं वो, ठीक है। अब
इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद और ऑनलाइन क्लास की नोट्स पढ़ने के बाद अपने सेल्फ नोट्स आप अलग से बनाइए, क्योंकि बच्चों विश्वास मान के चलिए जब हम चीजें लिखते हैं, है ना, जब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी जो 95 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, तो उन्होंने एक ही कहा, सर लिखी हुई चीज हम कभी नहीं भूलते। बच्चों याद रखना, अगर एक ही चीज आप बहुत बार लिख रहे हैं तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, आप उसको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो प्लीज आप लिख लिख के याद करिए। जब आप लिख के याद करेंगे तो विश्वास मान के चलिए बच्चों, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, ये रिएक्शन आई, रायमंड टीमान जैसे रिएक्शन आई और तुमने कहा अच्छा ये ऐसे बताया अक्षय भैया ने, ये ऐसे बताया, ये इसको ऐसे लेके चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, अरे ठीक है आ गई मेरे को रिएक्शन, बस बंद करके चले गए। हाँ भैया मेरे को रायमंड टीमान आ गई। 1 घंटे बाद अगर मैं वापस पूछ लू ना कि कौन किसको लेके गया था, कौन कहां पर अटैक कर रहा था, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्शन को देखा है, हमने रिएक्शंस को लिखा नहीं है। जितनी बार तुम रिएक्शंस लिखोगे बच्चों, उतनी बार वो रिएक्शन तुमको और अच्छे से याद होगी। रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला शीट बनाइए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बच्चों मैंने आपको बता दिया, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं मैं, पूरे दिन का 1.5 घंटा भी अगर तुमने केमिस्ट्री को दे दिया, और कब दोगे, रात को। अब सर कब दे हम टाइम, तो इसका भी मैं आपको एक रूल बता देता हूं। अगर देखो मैं ये नहीं कहता यार केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं तो सबके लिए फेवरेट होगी केमिस्ट्री, किसी बच्चों को अच्छी नहीं लगती होगी केमिस्ट्री, किसी को अच्छी लगती होगी केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं, अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं या केमिस्ट्री आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो बच्चों कोशिश करिए कि आपके डिनर से पहले वाला जो स्लॉट है, ठीक है, डिनर से पहले वाला जो स्लॉट है पढ़ने का, उसमें आप केमिस्ट्री का 1 से 1.5 घंटा ले लीजिए, ठीक है। उसमें क्यों? क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में वीक है और अगर आपने डिनर कर लिया, तो भैया डिनर करने के बाद तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट इतना अच्छा है कि आपको डायरेक्ट नींद आएगी, और आप वो सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहेंगे जिसमें आप वीक है या जो आपको अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता है वो तो आप फिर भी पढ़ लेंगे, है ना। अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रांग हैं या अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है बच्चों, है ना, तो कोशिश करिए कि आप डिनर के बाद में केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। क्योंकि यार मुझे अगर अच्छी लगती है केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो अगर मैंने डिनर भी कर रखा है तो मेरा मेटाबॉलिज्म रेट जो है अगर वो लो भी हो, मतलब मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है और अगर मुझे थकावट भी हो रही है, मुझे नींद जैसा महसूस भी हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकता हूं ना, मैं अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकता हूं, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, राइटिंग स्किल्स। बच्चों केमिस्ट्री में राइटिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनर को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं 95 प्लस मार्क्स का बच्चा हूं, क्योंकि वो जो एग्जामिनर, आपकी बोर्ड एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करेगा, उसे नहीं पता है कि आप अपने क्लास के टॉपर है या आप अपने क्लास के फेलियर हैं। वो उस वक्त आपको उस कॉपी के बेस पर ही जज करेगा। तो उस कॉपी में आप लोगों को आंसर्स लिखने आने चाहिए। आंसर लिखना भी एक कला है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कोशिश करना है आपको पॉइंट्स में लिखिए। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कोशिश करिए आप पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में जब हम चीजों को लिखते हैं तो बच्चों एग्जामिनर के ऊपर एक इंपैक्ट जाता है, इसको सब चीज आती है यार, पॉइंट वाइज बहुत प्यार तरीके से लिख रहा है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कोशिश करना है पॉइंट वाइज लिखिए। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो बच्चों याद रखना, मैं जानता हूं आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन उस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी लिखो। फिर फॉर्मूला लिखने के बाद उसकी थोड़ी कैलकुलेशन भी बताओ एग्जामिनर को कि हाँ हमने वैल्यूज ऐसे पुट करी और फिर हमने ऐसे कैलकुलेट किया है ना। फिर उसके बाद में, है ना, जब आप आंसर लिखते हैं तो हर आंसर के पीछे उसकी ऐसा यूनिट भी लगाओ मेरे भाई, ऐसा यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। एक न्यूमेरिकल में इतनी सारी चीजें जज की जाती है। और अगर कोई रिएक्शन का क्वेश्चन आता है तो बच्चों पहले उसमें आपको
क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है अच्छे से, जिस तरीके से आपको रिएक्शन समझाई जाती है, ठीक है। और अगर मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है तो मैकेनिज्म्स को भी एक साथ धड़ 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 ऐसे नहीं लिखना है, मैकेनिज्म्स को भी कोशिश करिए पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म को भी कोशिश करेंगे बच्चों किस फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट वाइज, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये इसको लेकर गया, इसने इसको ऐसे अटैक कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स अपनी सुधार लेना बच्चों, है ना। और राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बताना ही भूल गया मेरे भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी हैंड राइटिंग। बच्चों हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है। मैंने अपने करियर में बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको बहुत अच्छे आंसर्स आते थे, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को क्या लिखा है। अगर समझ ही नहीं आएगा तो वो एक पॉइंट पे कोशिश करता है, वो भी तुम्हारे मार्क्स काटना नहीं चाहता है, ठीक है। वो एक पॉइंट पे कोशिश करता है समझ आ जाए, लेकिन अगर उसे गलत समझ आ गया तो गलत मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी समझ, मैं नहीं कह रहा एकदम मोती छिड़क दो किताबों पर, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी समझने वाली तो रखना, कि तुम जो लिख रहे हो सामने वाले को समझ आए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी समझने वाली हैंडराइटिंग प्लीज आप लोग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीजन। बच्चों रिवीजन एक ऐसी चीज है जो अभी मैं पहले बात कर रहा था कि उन बच्चों के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है, लेकिन वो ऐसा क्या करते हैं कि यार उनके 95 प्लस आ रहे हैं, आपके आने में थोड़े कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। रिवीजन ही रिवाज है, रिवीजन ही रिवाज है। अगर आपने रिवीजन किया है तो बच्चों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके मार्क्स काट सके, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है। आपने एक बार चीजों को पढ़ा, मैं तो कह रहा हूं आपने लिख भी लिया उन चीजों को, लेकिन जब आप गो थ्रू नहीं होगे, जब आपके एग्जामिनेशन पास आए, तो बच्चों ऐसी प्रिपरेशन करिए कि एग्जामिनेशन के 1 से 1.5 महीना पहले आपका सिलेबस हो चुका हो, आपका खुद का सिलेबस, टीचर का नहीं, ठीक है। कि आपने 1 से 2 बार ये पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है, फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है एटलीस्ट 1 से 1.5 मंथ का रिवीजन, ठीक है। हम भी करवाते हैं रिवीजन, ठीक है। आप ये लोग ये मत सोचना कि सर हम रिवीजन तब करेंगे जब हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम होगा और हमारे बीच में जो 2 से 4 दिन की छुट्टियां पड़ती है हम उसमें रिवीजन करेंगे। नहीं, उस समय रिवीजन नहीं होता है बच्चों, याद रखना। उस समय सिर्फ गो थ्रू होना होता है कि ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। रिवीजन पूरे सिलेबस का आप एक साथ जब करने बैठते हैं तो एटलीस्ट आपको 1 महीना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रिवीजन जरूर करना है। फिर प्रैक्टिस। देखिए बच्चों एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, शिक्षा प्रणाली बदल रही है। आजकल हर बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड लीजिए, आरबीएसई बोर्ड लीजिए, यूपी बोर्ड लीजिए, आजकल हर बोर्ड में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, फिलअप्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल चुके हैं। कोई शॉर्ट आंसर पूछते हैं 1 लाइन में बताओ, कोई कहते हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। कभी कभार पैसेज फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने के तरीके बदल चुके हैं बच्चों एग्जामिनेशन में। वो पुराना जमाना नहीं रहा कि वहां पर क्वेश्चन दे देंगे और नीचे आंसर लिख दो। आजकल हर एक, है ना, एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चन बहुत प्रकार के हो चुके हैं। तो और जब हमें उन प्रकार के क्वेश्चन ही सॉल्व करने नहीं आएंगे तो बच्चों हम कैसे उनको टारगेट करेंगे। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, 1 शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर भी लिखने में कला होनी चाहिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, अब मुझे इसका आंसर पता है, मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर उसको खत्म करना है। तो बच्चों इन एजुकेशन सिस्टम जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। यह अभी आपके बोर्ड के लिए नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, है ना। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एज ए बड़े भाई मैंने तुम लोगों को समझाया है ना। मिलेंगे आपको ऐसी अमेजिंग सेशंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।